The Canterville Ghost is a short story written by Oscar Wilde. Audiobook available in Hindi. ओटिस परिवार, जो एक अमेरिकी परिवार है, इंग्लैंड में कैंटरविल मैशन में रहने आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां सर साइमन डी कैंटरविल के भूत का वास है। भूत के डराने की कोशिशों के बावजूद परिवार बिना डरे रहता है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। परिवार की बेटी वर्जीनिया भूत के पास जाती है और उसके दुखद अतीत को जानती है, जिससे एक अप्रत्याशित समाधान की ओर कहानी मुड़ती है। चैप्टर 1। जब मिस्टर हीरम बी ओटिस, जो अमेरिका के मंत्री थे, ने कैंटरविले चेज को खरीदा, तो हर किसी ने कहा कि वह एक बहुत मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह स्थान भूतिया था। वास्तव में लॉर्ड कैंटरविले स्वयं, जो एक अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति थे, ने इस बात को मिस्टर ओटिस को बताना अपना कर्तव्य समझा, जब वे शर्तों पर चर्चा कर रहे थे। हमने स्वयं इस स्थान पर रहना उचित नहीं समझा, लॉर्ड कैंटरविले ने कहा, क्योंकि मेरी दादी, डॉयजर डचेस ऑफ बोल्टन, को एक रात डिनर के लिए तैयार होते समय उनके कंधों पर 2 कंकाल जैसे हाथ रखे जाने से इतना डराया गया कि वह बेहोश हो गई और कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकी। मैं आपको ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ, मिस्टर ओटिस, कि इस भूत को मेरे परिवार के कई जीवित सदस्यों ने देखा है, साथ ही पादरी अगस्टस डैम्पियर, जो किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज के फेलो हैं, ने भी इसे देखा है। डचेस के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद हमारे छोटे नौकरों में से कोई भी हमारे साथ नहीं रहा, और लेडी कैंटरविले अक्सर रहस्यमयी आवाजों के कारण गलियारे और पुस्तकालय से रात में जाग जाया करती थी। माय लॉर्ड, मंत्री ने उत्तर दिया, मैं फर्नीचर और भूत दोनों को कीमत के साथ स्वीकार कर लूंगा। मैं एक आधुनिक देश से आता हूँ, जहाँ हमारे पास वो सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है, और हमारे सभी चुस्त युवक पुराने विश्व को अपने रंग में रंग रहे हैं और आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों और प्राइमाडोना को अपने साथ ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर यूरोप में भूत जैसी कोई चीज होती, तो वो बहुत जल्दी हमारे संग्रहालयों में होती या किसी सड़क पर तमाशा दिखा रही होती। मुझे डर है कि भूत का अस्तित्व है, लॉर्ड कैंटरविल ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह आपके उत्साही आयोजकों के प्रस्तावों का विरोध कर सकता है। ये 3 शताब्दियों से, वास्तव में 1584 से अच्छी तरह से जाना जाता है और हमारे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु से पहले हमेशा प्रकट होता है। खैर, वैसे ही परिवार का डॉक्टर भी करता है, लॉर्ड कैंटरविल। लेकिन महोदय, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, और मुझे नहीं लगता कि प्रकृति के नियम ब्रिटिश अभिजात वर्ग के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। आप अमेरिका में निश्चित रूप से बहुत स्वाभाविक हैं, लॉर्ड कैंटरविल ने जवाब दिया, जो श्री ओटिस की अंतिम टिप्पणी को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। और यदि आपको घर में भूत से कोई आपत्ति नहीं है, तो ये ठीक है। बस याद रखें कि मैंने आपको चेतावनी दी थी। इसके कुछ हफ्तों बाद खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई और मौसम के अंत में मंत्री और उनका परिवार कैंटरविल चेज चले गए। श्रीमती ओटिस, जो मिस लुक्रेटिया आर टैपन के नाम से वेस्ट 53वीं स्ट्रीट की एक प्रसिद्ध न्यूयॉर्क सुंदरी थीं, अब एक बहुत ही सुंदर मध्यम आयु की महिला थीं, जिनकी आंखें बहुत आकर्षक थीं और चेहरा बहुत सुंदर था। कई अमेरिकी महिलाएं अपने देश छोड़ने के बाद यूरोपीय परिष्कृतता की धारणा के तहत स्थायी बीमार स्वास्थ्य का रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन श्रीमती ओटिस ने कभी ये गलती नहीं की। उनकी काया शानदार थी और उनके पास अत्यधिक उत्साह और ऊर्जा थी। वास्तव में कई मायनों में वे काफी हद तक अंग्रेजी लगती थीं, और इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी कि हमारे पास आजकल अमेरिका के साथ सब कुछ समान है, बेशक भाषा को छोड़कर। उनके बड़े बेटे का नाम उनके माता पिता ने देशभक्ति के एक पल में वाशिंगटन रखा था, जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वह सुनहरे बालों वाला, कुछ हद तक सुंदर युवक था, जिसने लगातार 3 सीजन तक न्यूपोर्ट कैसीनो में जर्मन नृत्य में भाग लेकर अमेरिकी कूटनीति के लिए खुद को योग्य बना लिया था। मिस वर्जीनिया ई ओटिस 15 साल की एक छोटी सी लड़की थी, जो हरिन के समान पतली और प्यारी थी, और उसकी बड़ी नीली आंखों में एक अद्भुत स्वतंत्रता झलकती थी। वह एक अद्भुत अमेजन थी और एक बार अपने टट्टू पर पार्क में
2 बार पुराने लॉर्ड बिल्टन के साथ दौड़ लगाकर जीती थी। ये दौड़ उसने अचिलीज की मूर्ति के पास आधी लंबाई से जीत ली थी, जिससे युवा ड्यूक ऑफ चेशायर बेहद खुश हुआ और उसने वहीं उससे शादी का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन उसके अभिभावकों ने उसे उसी रात इटन वापस भेज दिया, आंसुओं में डूबा हुआ। वर्जीनिया के बाद जुड़वा भाई थे, जिन्हें आमतौर पर स्टार्स एंड स्ट्राइप्स कहा जाता था, क्योंकि वे हमेशा शरारतों में पकड़े जाते थे। वे अद्भुत लड़के थे और परिवार में माननीय मंत्री को छोड़कर केवल वही सच्चे गणतंत्रवादी थे। चूंकि कैंटरविले चेज एस्कॉट से 7 मील दूर है, जो कि सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, श्री ओटिस ने एक वैगनेट मंगवाने के लिए तार भेजा था। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपनी यात्रा शुरू की। ये जुलाई की एक सुंदर शाम थी और हवा में देवदार के जंगलों की सुगंध भरी हुई थी। कभी कभी वे लकड़ी के कबूतर की मीठी आवाज सुनते या सरसराते हुए फर्न के बीच तीतर के चमकते सीने को देखते। छोटे छोटे गिलहरी उन्हें बीच के पेड़ों से झांकती और खरगोश झाड़ियों और काई से ढकी टीलों के बीच सफेद पूंछ उठाए भागते। जैसे ही वे कैंटरविले चेज की गली में पहुंचे, आकाश अचानक बादलों से घिर गया। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। कौवों का एक बड़ा झुंड उनके सिर के ऊपर से बिना आवाज किए गुजरा और घर तक पहुंचने से पहले ही बारिश की कुछ बड़ी बूंदें गिरने लगी। दरवाजे पर उनका स्वागत करने के लिए एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जो काले रेशमी कपड़े और सफेद टोपी और एप्रन में सजी हुई थी। ये मिसेज अम्नी थीं, जो घर की देखभाल करती थी। लेडी कैंटरविले के अनुरोध पर श्रीमती ओटिस ने उन्हें उनकी पुरानी जिम्मेदारी पर बनाए रखने की सहमति दी थी। उन्होंने प्रत्येक का स्वागत करते हुए झुककर अभिवादन किया और पुराने जमाने के अंदाज में कहा, मैं आपका कैंटरविले चेज में स्वागत करती हूँ। उनके पीछे पीछे वे सुंदर ट्यूडर हॉल से होकर पुस्तकालय में पहुंचे, जो एक लंबा नीचा कमरा था, जिसमें काले ओक की पैनलिंग थी और एक बड़े रंगीन कांच की खिड़की अंत में थी। वहां उनके लिए चाय तैयार थी। अपने कपड़े उतारने के बाद वे बैठ गए और चारों ओर देखने लगे, जबकि मिसेज अम्नी उनकी सेवा कर रही थी। अचानक श्रीमती ओटिस की नज़र फर्श पर चिमनी के पास पड़े एक फीके लाल धब्बे पर पड़ी। ये समझे बिना कि वो वास्तव में क्या था, उन्होंने मिसेज अम्नी से कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गिरा हुआ है। हाँ, मैडम, वृद्ध महिला ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, यहाँ खून गिरा हुआ है। ये कितना भयानक है, श्रीमती ओटिस चिल्लाई। मुझे बैट्स में खून के धब्बे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसे तुरंत हटाना होगा। वृद्ध महिला मुस्कुराई और उसी धीमी, रहस्यमय आवाज में बोली, ये लेडी एलिनोर डी कैंटरविले का खून है, जिन्हें उनके अपने पति सर साइमन डी कैंटरविले ने 1575 में इसी स्थान पर मार डाला था। सर साइमन 9 साल तक जीवित रहे, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक गायब हो गए। उनका शव कभी नहीं मिला, लेकिन उनका दोषपूर्ण आत्मा अब भी इस जगह को भटकता है। इस खून के धब्बे को पर्यटक और अन्य लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और इसे हटाया नहीं जा सकता। ये सब बकवास है, वाशिंगटन ओटिस चिल्लाए। पिंकर्टन का चैंपियन स्टेन रिमूवर और पैरागन डिटर्जेंट इसे तुरंत साफ कर देगा। और इससे पहले कि भयभीत हाउसकीपर कुछ कर पाती, वे घुटनों के बल झुक गए और फर्श को तेजी से रगड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में खून का कोई निशान नहीं बचा। मुझे पता था कि पिंकर्टन इसे कर देगा, उन्होंने गर्व से कहा, अपनी प्रशंसा करती हुई फैमिली की ओर देखते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, एक भयानक बिजली की चमक ने गहरे कमरे को उजाला कर दिया। एक जोरदार गड़गड़ाहट से सब खड़े हो गए और मिसेज अम्नी बेहोश हो गई। कैसा भयानक मौसम है, अमेरिकी मंत्री ने शांत भाव से कहा और एक लंबा चेरूट जलाया। मुझे लगता है कि पुराना देश इतना अधिक आबादी वाला हो गया है कि वहाँ सभी के लिए अच्छा मौसम नहीं बचा है। मैंने हमेशा ये माना है कि इंग्लैंड के लिए प्रवास ही एकमात्र समाधान है। मेरे प्रिय हीराम, श्रीमती ओटिस चिल्लाई, हम उस महिला के साथ क्या कर सकते हैं जो बेहोश हो जाती है? इसे टूट-फूट की तरह गिन लो, मंत्री ने जवाब दिया। वह फिर बेहोश नहीं होगी
और कुछ ही क्षणों में श्रीमती अम्नी वाकई होश में आ गईं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत परेशान थीं और उन्होंने सख्ती से श्री ओटिस को चेतावनी दी कि घर में कोई परेशानी आने वाली है। मैंने अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी हैं, सर, उन्होंने कहा, जो किसी भी ईसाई के बाल खड़े कर दें, और कई कई रातें ऐसी रही है जब मैंने यहाँ होने वाली भयानक चीजों के कारण अपनी आंखों से नींद तक नहीं ली। हालांकि श्री ओटिस और उनकी पत्नी ने ईमानदार महिला को गर्मजोशी से आश्वासन दिया कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता, और फिर उन्होंने अपने नए मालिक और मालकिन के लिए प्रभु की कृपा का आह्वान किया और वेतन वृद्धि की व्यवस्था के बाद पुरानी गृहस्वामिनी लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। चैप्टर 2। पूरी रात तूफान जोर शोर से चलता रहा, लेकिन कोई विशेष घटना नहीं हुई। अगली सुबह जब वे नाश्ते के लिए नीचे आए तो उन्होंने फर्श पर फिर से खून का भयानक दाग देखा। मुझे नहीं लगता कि ये परागॉन डिटर्जेंट की गलती है, वाशिंगटन ने कहा, क्योंकि मैंने इसे हर चीज से साफ करने की कोशिश की है। ये जरूर भूत का काम होगा। उसने फिर से दाग को मिटा दिया, लेकिन दूसरी सुबह वो दाग फिर से दिखाई दिया। तीसरी सुबह भी वही दाग था, जबकि लाइब्रेरी को रात में खुद मिस्टर ओटिस ने ताला लगाकर ऊपर चाबी ले जाकर रख दी थी। अब पूरा परिवार इस घटना में काफी दिलचस्पी लेने लगा। मिस्टर ओटिस को शक होने लगा कि शायद उन्होंने भूतों के अस्तित्व को नकारने में ज्यादा आत्मविश्वास दिखा दिया। मिसेस ओटिस ने मनोवैज्ञानिक सोसाइटी में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई, और वाशिंगटन ने अपराध से जुड़े रक्त के स्थायी दाग पर एक लंबा पत्र लिखने की तैयारी शुरू कर दी। उस रात भूतों के वस्तुगत अस्तित्व को लेकर सभी संदेह हमेशा के लिए खत्म हो गए। दिन काफी गर्म और धूप भरा था। शाम को ठंडक में पूरा परिवार सैर पर निकला। वे रात 9 बजे लौटे और हल्का सा भोजन किया। बातचीत का विषय भूतों से बिल्कुल अलग था, इसलिए वह मनोवैज्ञानिक वातावरण भी नहीं बना जो अक्सर ऐसी घटनाओं के पहले पाया जाता है। जैसा कि मैंने बाद में मिस्टर ओटिस से जाना, चर्चा के विषय वही थे जो सभ्य अमेरिकी परिवारों की सामान्य बातचीत में होते हैं, जैसे कि मिस फैनी डेवनपोर्ट का सारा बर्नहार्ड से बेहतर अभिनेत्री होना, अंग्रेजी घरों में ग्रीन कॉर्न, बकव्हीट केक और होमिनी जैसी चीजें आसानी से न मिलना, विश्व आत्मा के विकास में बोस्टन का महत्व, रेलवे यात्रा में बैगेज चेक सिस्टम के फायदे और न्यूयॉर्क के उच्चारण की मिठास की तुलना में लंदन की खिंचाव भरी बोली। सुपरनेचुरल का कोई जिक्र नहीं हुआ और सर साइमन डी कैंटरविल का नाम भी नहीं लिया गया। 11 बजे परिवार सोने चला गया और 11:30 बजे तक सारे लाइट बंद हो चुके थे। कुछ समय बाद मिस्टर ओटिस एक अजीब आवाज से जागे। ये आवाज उनके कमरे के बाहर गलियारे से आ रही थी। ये किसी धातु के बजने जैसी थी और हर क्षण करीब आती जा रही थी। उन्होंने तुरंत उठकर माचिस जलाई और समय देखा। ठीक 1 बजे थे। वह पूरी तरह शांत थे और उन्होंने अपनी नाड़ी देखी, जो बिल्कुल सामान्य थी। अजीब आवाज अभी भी जारी थी और उसके साथ उन्हें साफ साफ किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चप्पलें पहन ली, अपने ड्रेसिंग केस से एक छोटी आयताकार शीशी निकाली और दरवाजा खोला। उनके सामने हल्की चांदनी में एक भयानक रूप वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थीं। लंबे भूरे बाल उसकी कंधों तक बेतरतीब लटों में लटके हुए थे। उसके कपड़े प्राचीन शैली के थे, जो मैले और फटे हुए थे, और उसकी कलाई और टखनों से भारी बेड़ियां और जंग लगी जंजीरें लटक रही थी। मेरे प्रिय महोदय, श्री ओटिस ने कहा, मुझे वास्तव में इस बात पर जोर देना होगा कि आप अपनी उन जंजीरों को तेल लगाएं, और इसी उद्देश्य के लिए मैं आपके लिए ये टैमनी राइजिंग सन लुब्रिकेटर की एक छोटी सी बोतल लेकर आया हूँ। कहा जाता है कि इसका केवल एक बार प्रयोग पूरी तरह प्रभावी है, और इसके रैपर पर हमारे कुछ प्रमुख स्वदेशी धर्मगुरुओं की इस पर प्रशंसा पत्र भी है। मैं इसे आपके लिए बेडरूम की मोमबत्तियों के पास छोड़ रहा हूँ, और यदि आपको और आवश्यकता हो तो मुझे बताएं, मुझे खुशी होगी। इन शब्दों के साथ
संयुक्त राज्य अमेरिका के मंत्री ने बोतल को संगमरमर की मेज पर रखा और दरवाजा बंद कर आराम करने चले गए। कुछ समय के लिए कैंटरविल का भूत स्वाभाविक क्रोध में पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा। फिर बोतल को जोर से चमकते फर्श पर पटकते हुए वह गलियारे में दौड़ गया, खोखले कराहते हुए और एक भयंकर हरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए। लेकिन जैसे ही वो महान ओक सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचा, एक दरवाजा अचानक खुला। दो छोटे सफेद वस्त्र पहने आकृतियां प्रकट हुईं और एक बड़ा तकिया उसके सिर के पास से तेजी से गुजरा। जाहिर था कि समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए जल्दी से अंतरिक्ष के चौथे आयाम को भागने के साधन के रूप में अपनाते हुए वह लकड़ी की दीवारों में विलीन हो गया और घर एकदम शांत हो गया। बाईं ओर के एक छोटे से गुप्त कमरे में पहुंचने पर वह अपनी सांस को ठीक करने के लिए चांदनी किरण के खिलाफ झुक गया और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। 300 वर्षों की शानदार और निरंतर सफलता में कभी भी उसे इतनी भारी अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था। उसने डॉयजर डचेस के बारे में सोचा, जिसे उसने अपने लेस और हीरे से सजी अवस्था में शीशे के सामने खड़ा देखकर घबराकर फिट में डाल दिया था। 4 हाउसमेट्स के बारे में, जो केवल उसने पर्दों के पीछे से उन्हें देखकर मुस्कराया था तो हिलडुल कर चिल्लाने लगी थी। उस पारिश के रेक्टर के बारे में, जिसकी मोमबत्ती उसने तब बुझा दी थी जब वह एक रात देर से पुस्तकालय से आ रहा था और जो तब से सर विलियम गॉल की देखभाल में था। एक उत्तम शारीरिक कष्टों का शिकार और वृद्ध मैडम दे ट्रेमुला के बारे में, जो एक सुबह जल्दी उठकर अपनी डायरी पढ़ते हुए एक कंकाल को आग के पास एक आराम कुर्सी में बैठा देखकर मस्तिष्क ज्वर के हमले से 6 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ी रही, और जब वह ठीक हुई तो चर्च से सुलह कर ली और उस कुख्यात नास्तिक मोसियर दे वोल्टेयर से अपना संबंध तोड़ लिया। उसे वो भयंकर रात याद आई जब दुष्ट लॉर्ड कैंटरविल अपने ड्रेसिंग रूम में चोक होते हुए पाया गया था। उसके गले में डायमंड का पत्ता आधा अटका हुआ था और मरने से पहले उसने स्वीकार किया था कि उसने चार्ल्स जेम्स फॉक्स से 50,000 पाउंड क्रॉकफोर्ड्स में धोखाधड़ी से जीतने के लिए उसी पत्ते का इस्तेमाल किया था और शपथ ली थी कि भूत ने उसे निगलने पर मजबूर किया था। उसकी सभी महान उपलब्धियां फिर से उसकी यादों में लौट आईं, बटलर से लेकर जिसने पेंट्री में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसने खिड़की के शीशे पर हरे हाथ को थपथपाते देखा था, सुंदर लेडी स्टटफील्ड तक, जिसे हमेशा अपनी गर्दन के चारों ओर काले मखमल की पट्टी पहननी पड़ती थी ताकि उसकी सफेद त्वचा पर 5 अंगुलियों के जलने के निशान को छिपा सके, और जो अंतर राजा की वाट के अंत में मछली के तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और इसके बाद कुछ दीनहीन आधुनिक अमेरिकियों को आकर उसे राइजिंग सन लुब्रिकेटर देना था और उसके सिर पर तकिए फेंकने थे। ये सहन करना असंभव था। इसके अलावा इतिहास में किसी भी भूत को इस तरह से अपमानित नहीं किया गया था, इसलिए उसने प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया और एक गहरी सोच की मुद्रा में सूर्योदय तक वही बैठा रहा। चैप्टर 3। अगली सुबह जब ओटिस परिवार नाश्ते पर मिला तो उन्होंने भूत के बारे में काफी चर्चा की। अमेरिकी मंत्री स्वाभाविक रूप से ये देखकर थोड़े नाराज थे कि उनका उपहार स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, मेरा भूत को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा कि इस घर में इतने लंबे समय से रहने के बावजूद तकिए फेंकना बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। ये एक बहुत ही उचित टिप्पणी थी, जिस पर मुझे ये कहते हुए खेद है कि जुड़वा बच्चे जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने आगे कहा, दूसरी ओर, यदि वो वास्तव में राइजिंग सन लुब्रिकेटर का उपयोग करने से इनकार करता है तो हमें उसकी जंजीरों को उससे लेना होगा। ऐसी आवाज के साथ सोना बिल्कुल असंभव होगा। हालांकि बाकी हफ्ते में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। एकमात्र चीज जिसने ध्यान आकर्षित किया वो था पुस्तकालय की फर्श पर रक्त के धब्बे का बार बार दिखना। ये निश्चित रूप से बहुत अजीब था, क्योंकि रात में श्री ओटिस दरवाजे को हमेशा बंद कर देते थे और खिड़कियां भी कसकर बंद रहती थी। इसके अलावा धब्बे का गिरगिट जैसा रंग भी बहुत चर्चा का विषय बना। कभी कभी ये धुंधला, लगभग भारतीय लाल होता, कभी गेरुआ, कभी गाढ़ा बैंगनी, और एक बार जब वे पारिवारिक प्रार्थनाओं के लिए नीचे आए
तो उन्होंने इसे चमकीले पन्ना हरे रंग में पाया। ये रंगीन बदलाव स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए मनोरंजन का कारण बने और इस पर हर शाम शर्तें भी लगाई गईं। केवल छोटी वर्जीनिया ही इस मजाक में शामिल नहीं होती थी। किसी अनजानी वजह से वह रक्त के धब्बे को देखकर हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी और जिस दिन ये पन्ना हरा था वह लगभग रोने लगी थी। भूत का दूसरा प्रकट होना रविवार रात को हुआ। जैसे ही वे सोने गए उन्हें हॉल में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। नीचे दौड़ते हुए उन्होंने देखा कि पुरानी धातु की एक बड़ी पोशाक अपने स्टैंड से अलग हो गई थी और पत्थर की फर्श पर गिर गई थी। वहीं एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर कैंटरविले भूत बैठा था, अपने घुटनों को मलते हुए, और उसके चेहरे पर तीव्र पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। जुड़वा बच्चों ने, जो अपनी मटर की गोली चलाने वाली बंदूकें साथ लाए थे, तुरंत भूत पर 2 गोलियां चला दीं, जो लंबे और सावधानीपूर्वक अभ्यास से हासिल की गई सटीकता से मारी गईं। इस बीच अमेरिकी मंत्री ने भूत पर अपनी रिवॉल्वर तान दी और कैलिफोर्नियाई शिष्टाचार के अनुसार उसे हाथ ऊपर करने को कहा। भूत ने गुस्से में एक जोरदार चीख मारी और धुएं की तरह उनके बीच से निकल गया। गुजरते समय उसने वाशिंगटन ओटिस की मोमबत्ती बुझा दी, जिससे सब अंधेरे में रह गए। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही भूत ने खुद को संभाला और अपनी कुख्यात शैतानी हंसी देने का फैसला किया। ये हंसी उसने कई बार उपयोगी पाई थी। कहा जाता है कि इस हंसी ने लॉर्ड रैकर की विग एक ही रात में सफेद कर दी थी और निश्चित रूप से लेडी कैंटरविले की 3 फ्रांसीसी गवर्नेस को उनके महीने के खत्म होने से पहले ही इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद उसने अपनी सबसे डरावनी हंसी हंसनी शुरू कर दी, जिससे पुरानी छत गूंज उठी। लेकिन मुश्किल से ये डरावनी गूंज खत्म हुई थी कि एक दरवाज़ा खुला और मिसेज ओटिस हल्के नीले रंग के गाउन में बाहर आ गई। मुझे डर है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, उसने कहा, और मैंने आपके लिए डॉक्टर डोबेल की टिंचर की एक बोतल लाई है। अगर ये अपच है तो आपको ये एक बहुत अच्छा उपाय मिलेगा। भूत ने गुस्से में उसे घूरा और तुरंत अपने आप को एक बड़े काले कुत्ते में बदलने की तैयारी करने लगा, जो कि उसकी एक प्रसिद्ध विशेषता थी और जिसे परिवार के डॉक्टर ने हमेशा लॉर्ड कैंटरविल के चाचा माननीय थॉमस हॉटन की स्थायी मूर्खता का कारण माना था। हालांकि पास आते कदमों की आवाज ने उसे अपनी बुरी योजना में संकोच करने पर मजबूर किया, इसलिए उसने हल्के से फॉस्फोरेसेंट होकर खुद को गायब कर लिया और एक गहरी चर्चयार्ड की आह के साथ, ठीक उसी समय जब जुड़वा उसके पास पहुंचने वाले थे। अपने कमरे में पहुंचते ही वो पूरी तरह टूट गया और अत्यधिक बेचैनी का शिकार हो गया। जुड़वा बच्चों की तुच्छता और मिसेज ओटिस का भयंकर भौतिकवाद स्वाभाविक रूप से उसे बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह यह थी कि वह मेल की कवच को पहनने में असमर्थ था। उसने सोचा था कि भले ही आधुनिक अमेरिकी इसे एक भूतिया कवच में घुसते देख उत्साहित हो जाएं, अगर और कुछ नहीं तो कम से कम अपने राष्ट्रीय कवि लॉन्गफेलो के सम्मान में, जिनकी आकर्षक और सुंदर कविता में उसने खुद कई थकी हुई घड़ियां बिता दी थी जब कैंटरविल परिवार शहर में था। इसके अलावा ये उसका खुद का कवच था। उसने इसे केनिलवर्थ टूर्नामेंट में सफलता के साथ पहना था और इसे कोई कम प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं वर्जिन क्वीन ने उसकी सराहना की थी। फिर भी जब उसने इसे पहना तो उसे भारी ब्रेस्ट प्लेट और स्टील के हेलमेट का वजन पूरी तरह से हरा दिया और वो पत्थर की सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसके घुटने बुरी तरह से चोटिल हो गए और उसके दाहिने हाथ की हथेली में खरोंचे आ गई। कुछ दिनों तक वो बहुत बीमार रहा और अपनी कक्ष से बाहर नहीं निकला, सिवाय रक्तदाग की मरम्मत करने के लिए। हालांकि उसने अपनी देखभाल करते हुए ठीक होने का निर्णय लिया और संयुक्त राज्य के मंत्री और उनके परिवार को डराने के लिए तीसरी बार प्रयास करने का निश्चय किया। उसने अपनी उपस्थिति के लिए 17 अगस्त शुक्रवार को चुना और उस दिन का अधिकांश समय अपनी अलमारी को देखकर बिताया। अंततः एक बड़े झुके हुए हैट, लाल पंख, हाथ और गले में फ्रिल लगे शवपत्र और एक जंग लगे खंजर को पहनने का फैसला किया। शाम तक एक जोरदार बारिश का तूफान आया
और हवा इतनी तेज थी कि पुराने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे झूलने और झनकने लगे। वास्तव में ये वही मौसम था जो उसे पसंद था। उसकी योजना कुछ इस प्रकार थी। उसे शांति से वाशिंगटन ओटिस के कमरे में जाना था, बिस्तर के पांवों से उसे बड़बड़ाना था और धीरे धीरे संगीत की धुन पर अपनी गर्दन में 3 बार खंजर घोंपना था। वह वाशिंगटन से विशेष गुस्से में था, क्योंकि वो पूरी तरह से जानता था कि वही वह था जो प्रसिद्ध कैंटरविल रक्तदाग को पिंक कर्टन के पैरागन डिटर्जेंट से हटा देता था। जब वो उस निर्बल और नादान युवक को पूरी तरह से भयभीत कर लेता, तो उसे संयुक्त राज्य के मंत्री और उनकी पत्नी के कमरे में जाना था और वहां मिसेज ओटिस के माथे पर एक गीला हाथ रखना था, जबकि वह उनके कांपते हुए पति के कान में हड्डी के घर के भयंकर रहस्यों को फुसफुसाता। छोटी वर्जीनिया के बारे में उसने पूरी तरह से फैसला नहीं किया था। उसने कभी उसका अपमान नहीं किया था और वो सुंदर और कोमल थी। कुछ खोखलियां हैं, वार्डरोब से उसने सोचा, पर्याप्त से अधिक होंगी, या यदि वह उसे जगाने में नाकाम रहा तो वह कांपते हुए हाथों से काउंटर पिन पर घुमा सकता था। जहां तक जुड़वा बच्चों का सवाल था, वह उन्हें एक सबक सिखाने का पूरी तरह से निश्चय कर चुका था। पहला काम था बिल्कुल उनके सीने पर बैठना, ताकि भयावह सपने की गहरी भावना पैदा हो सके। फिर, चूंकि उनके बिस्तर एक दूसरे के बहुत पास थे, उनके बीच खड़ा होना, एक हरे, ठंडे कंकाल के रूप में, जब तक वे डर से लकवाग्रस्त न हो जाएं, और अंत में शव पट्टी को फेंक देना और कमरे में रेंगते हुए घुसना, सफेद ब्लीच की हुई हड्डियों और एक घूमती हुई आग के साथ, गूंगा डैनियल या आत्महत्या का कंकाल के रूप में। एक ऐसा किरदार जिसमें उसने एक से ज्यादा बार प्रभाव डाला था और जिसे वह अपने प्रसिद्ध मार्टिन द मैनियाक या मास्क्ड मिस्ट्री के किरदार के बराबर मानता था। 10:30 बजे उसे परिवार को बिस्तर पर जाते हुए सुना। कुछ समय के लिए उसे जुड़वा बच्चों की जोरदार हंसी की आवाजें आईं, जो स्कूल के बच्चों की तरह हल्के फुल्के, स्पष्ट रूप से सोने से पहले अपना मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन 11:15 पर सब कुछ शांत हो गया और जैसे ही आधी रात की घड़ी बजी, वो बाहर निकला। उल्लू खिड़कियों से टकरा रहा था, कौआ पुरानी यूट्री से काम कर रहा था और हवा घर के चारों ओर बेमन से घूम रही थी, जैसे एक खोई हुई आत्मा। लेकिन ओटिस परिवार अपने भाग्य से अनजान सो रहा था और बारिश और तूफान के ऊपर वह संयुक्त राज्य अमेरिका के मंत्री की गहरी खर्राटों की आवाज सुन सकता था। उसने चुपके से वाइनस्कोटिंग से बाहर कदम रखा। उसके क्रूर, झुर्रीदार मुंह पर एक बुरी मुस्कान थी और चंद्रमा ने अपना चेहरा बादल में छिपा लिया जब वो बड़ी ओरियल खिड़की के पास से गुजर रहा था, जहां उसकी अपनी बाहें और उसकी मारी गई पत्नी की बाहें नीले और सोने में उकेरी हुई थी। वह जैसे ही गुजरा, वो एक बुरी छाया की तरह लहरा रहा था और अंधेरा भी जैसे उसे नफरत कर रहा हो। एक बार उसने सोचा कि उसने कुछ सुना और रुक गया, लेकिन ये केवल लाल फार्म से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज थी और वह आगे बढ़ गया। वो अजीब 16वीं सदी के शाप बड़बड़ाता हुआ और बीच बीच में रात के अंधेरे में जंग लगा हुआ छुरा लहराता हुआ। आखिरकार वह उस मार्ग के कोने तक पहुंच गया जो दुर्भाग्यपूर्ण वाशिंगटन के कमरे की ओर जाता था। वह एक पल के लिए वहां रुका। हवा उसकी लंबी साड़ी जैसी भूरे बालों को उसके सिर के चारों ओर घुमा रही थी और मृत व्यक्ति के लाश की लंगोटी में अदृश्य भय को विचित्र और फंतासी आकारों में मरोड़ रही थी। फिर घड़ी ने चौथाई बजाया और उसने महसूस किया कि समय आ गया है। वह खुद से मुस्कराया और मोड़ पर मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, भय के एक कराहते हुए विलाप के साथ वह पीछे हटा और अपने सफेद चेहरे को अपने लंबे, हड्डियों जैसे हाथों में छुपा लिया। ठीक उसके सामने खड़ा था एक भयानक भूत, जिसकी स्थिति एक नक्काशीदार मूर्ति जैसी स्थिर थी और जिसकी आकृति एक पागल के सपने जैसी भयानक थी। उसका सिर गंजा और चमकदार था,
उसका चेहरा गोल, मोटा और सफ़ेद था और घिनौनी हंसी ने उसकी विशेषताओं को एक अनंत मुस्कान में मरोड़ दिया था। उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी की किरणें निकल रही थीं। उसका मुंह आग का एक चौड़ा कुआं था और एक भयानक वस्त्र जो उसकी अपनी तरह का था, चुपचाप उसके बर्फीले अंगों में लिपटा हुआ था। उसकी छाती पर एक पट्टिका थी, जिस पर प्राचीन अक्षरों में अजीब लेखन था। यह कुछ शर्मनाक लिखावट थी, कुछ उन्मत्त पापों का रिकॉर्ड, कुछ अपराधों का डरावना कैलेंडर, और अपनी दाहिनी हाथ से वह एक चमकते हुए स्टील के प्रकार को ऊपर उठाए हुए था। कभी भूत नहीं देखा था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बहुत डर गया था, और भयानक भूत को एक बार फिर से तेजी से देखकर वो अपने कमरे में लौट आया, अपने लंबे शवपाश में फंसते हुए जब वो गलियारे से भाग रहा था, और अंत में जंग लगे दरांती को मंत्री के जैकबूट में गिरा दिया, जहां उसे सुबह बटलर ने पाया। जब वो अपनी निजी जगह में पहुंचा तो उसने खुद को एक छोटी सी पलंग पर फेंक दिया और अपने चेहरे को चादरों में छिपा लिया। कुछ समय बाद, हालांकि, साहसी पुरानी कैंटरविल की आत्मा जागृत हुई और उसने तय किया कि जैसे ही सुबह होगी वह दूसरे भूत से बात करने जाएगा। इसलिए जैसे ही भोर के समय की पहली किरण पहाड़ियों पर चांदी जैसा चमकी, वह उस स्थान की ओर वापस लौटा जहां उसने पहली बार उस भयानक भूत को देखा था, ये सोचते हुए कि आखिरकार दो भूत एक से बेहतर होते हैं और उसके नए दोस्त की मदद से वह जुड़वा भूतों का मुकाबला कर सकता है। हालांकि जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो उसने एक भयंकर दृश्य देखा। स्पष्ट रूप से भूत के साथ कुछ हो चुका था, क्योंकि उसकी खाली आंखों से रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चमकदार तलवार हाथ से गिर चुकी थी और वह दीवार से सटकर एक असहज मुद्रा में झुका हुआ था। वह आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, जब डर के साथ उसका सिर गिरकर फर्श पर लुढ़क गया। शरीर एक लेटी हुई स्थिति में फैल गया और वो खुद को एक सफ़ेद डिमिटी की बेड कर्टेन, एक स्वीपिंग ब्रश, एक किचन चाकू और एक खोखली शलोट के पास पाया। इस अजीब बदलाव को समझने में असमर्थ, उसने बेताबी से चिट्ठी को पकड़ा और वहां धुंधली सुबह की रोशनी में उसने ये डरावने शब्द पढ़े, ये ओटीज गोस्ट, ये ऑनलाइन ट्रू एंड ओरिजिनल स्पूक, बिवेयर ऑफ ये इमिटेशनीज, ऑल अदर्स आर काउंटरफीट। सारा घटनाक्रम उसके दिमाग में झ गया। वह ठगा गया था, उसे हराया गया था और उसे चकरा दिया गया था। पुराने कैंटरविल की आंखों में एक विशेष देखाव आया। उसने अपनी दांतीन जबड़े को एक साथ पीसा और अपने सूखे हाथ ऊपर उठाते हुए उसने प्राचीन शैली के अनुसार शपथ ली कि जब चांटिक्लियर 2 बार अपनी बधाई की आवाज देगा, खून की घटनाएं घटेंगी और हत्या चुपचाप अपने कदमों से चलकर बाहर आएगी। सिर्फ इतनी देर में उसने ये भयानक शपथ ली थी कि दूर एक गांव के लालटाइल वाले छत से एक मुर्गा बांग दे उठा। वह एक लंबी, नीची और कड़वी हंसी हंसा और इंतजार करने लगा। घंटे दर घंटे वह इंतजार करता रहा, लेकिन अजीब कारणों से मुर्गा फिर से नहीं बांग दिया। आखिरकार 7 बजे के आसपास घर की नौकरानियां आईं और उसे अपनी डरावनी चौकसी छोड़ने पर मजबूर किया और वह अपने कमरे की ओर वापस बढ़ा, अपनी निरर्थक आशा और निराशा के बारे में सोचते हुए। वहां उसने कई प्राचीन शौर्य की किताबों को देखा जिनसे वो बहुत प्यार करता था और पाया कि जब जब उसने अपनी शपथ का उपयोग किया था, चांटिक्लियर हमेशा दूसरी बार बांग देता था। गद्दार मुर्गे को नर्क में डालो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने वो दिन देखे हैं जब अपनी मजबूत भाला से मैंने उसे गले के पास से भोंका होता और उसे मेरे लिए बांग देने पर मजबूर किया होता, भले ही वह मरा हुआ होता। फिर वो आरामदायक सिरों का बक्सा में चला गया और शाम तक वहां रहा। चैप्टर 4। अगले दिन भूत बहुत कमजोर और थका हुआ था। पिछले 4 हफ्तों की भयंकर उत्तेजना का असर अब दिखाई देने लगा था। उसके तंत्रिका पूरी तरह से टूट चुके थे और वो सबसे हल्की आवाज पर चौंक जाता था। 5 दिनों तक उसने अपना कमरा नहीं छोड़ा और अंत में उसने लाइब्रेरी के फर्श पर खून के धब्बे के मामले को छोड़ देने का फैसला किया।
अगर ओटिस परिवार को इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो वे स्पष्ट रूप से इसके हकदार नहीं थे। वे जाहिर तौर पर एक निम्न भौतिक स्तर पर रहने वाले लोग थे और इंद्रियात्मक घटनाओं के प्रतीकात्मक मूल्य की सराहना करने में पूरी तरह असमर्थ थे। भूतिया दर्शन और आध्यात्मिक शरीरों के विकास का सवाल एक बिल्कुल अलग मामला था, और वास्तव में ये उसके नियंत्रण में नहीं था। ये उसकी गंभीर जिम्मेदारी थी कि वो हर हफ्ते एक बार गलियारे में दिखाई दे और हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को बड़ी ओरील खिड़की से बड़बड़ाए। और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने कर्तव्यों से सम्मानपूर्वक कैसे बच सकता था। ये बिल्कुल सच है कि उसका जीवन बहुत दुष्ट था, लेकिन दूसरी ओर वह पारलौकिक घटनाओं से जुड़ी सभी चीजों में बहुत ईमानदार था। अगले 3 शनिवारों तक उसने सामान्य रूप से आधी रात से लेकर 3 बजे तक गलियारे में चुपचाप चलने का प्रयास किया, और इस दौरान उसे न सुने जाने या न देखे जाने के लिए हर संभव सावधानी बरती। उसने अपने जूते उतार दिए, पुराने कीड़े खाए हुए फर्श पर जितना हो सके हल्के कदम रखे, एक बड़ा काले मखमली चोगा पहना और अपनी जंजीरों को चिकना करने के लिए राइजिंग सन ल्यूब्रिकेटर का इस्तेमाल किया। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि इस अंतिम सुरक्षा उपाय को अपनाने में उसे काफी कठिनाई हुई। फिर भी एक रात जब परिवार डिनर कर रहा था, उसने मिस्टर ओटिस के बेडरूम में घुसकर बोतल चुरा ली। शुरुआत में उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बाद में उसने ये समझा कि इस आविष्कार का अपना एक महत्व है और कुछ हद तक ये उसके उद्देश्य की पूर्ति करता है। फिर भी सब कुछ के बावजूद वह बिना परेशान हुए नहीं रह सका। गलियारे में लगातार डोरियां खींची जा रही थीं, जिन पर वो अंधेरे में गिर जाता था, और एक बार जब वह ब्लैक आइजक या हॉगली वुड्स के शिकारी के पात्र में तैयार होकर बाहर निकला, तो वह एक बटरस्लाइड पर गिर पड़ा, जिसे जुड़वा बच्चों ने टेपेस्ट्री चेंबर के प्रवेश से लेकर ओक सीढ़ी के शीर्ष तक बनाया था। ये आखिरी अपमान उसे इतना गुस्से में डाल दिया कि उसने तय किया कि वह अपनी गरिमा और सामाजिक स्थिति को साबित करने के लिए आखिरी प्रयास करेगा, और उसने अगले दिन रात को अपनी प्रसिद्ध पहचान रेकलेस रूपर्ट या हेडलेस अर्ल में उन दुस्साहसी युवा एस्टोनियनों के पास जाने का निर्णय लिया। वह इस रूप में पिछले 70 सालों से अधिक समय तक नहीं दिखाई दिए थे। दरअसल जब से उन्होंने सुंदर लेडी बारबरा मोडिश को इतना डराया था कि उसने अचानक अपने मंगेतर वर्तमान लॉर्ड कैंटरविल के दादा से अपनी सगाई तोड़ दी और हैंडसम जैक कैसल्टन के साथ ग्रेटना ग्रीन भाग गई, ये कहते हुए कि दुनिया में कुछ भी उसे ऐसे परिवार से शादी करने के लिए नहीं राजी कर सकता, जो एक इतना भयानक भूत उसे आंगन में शाम के समय चलते हुए दिखने दे। बेचारे जैक को बाद में लॉर्ड कैंटरविल ने वैंड्सवर्थ कॉमन पर एक ड्यूल में गोली मार दी, और लेडी बारबरा ने टूम्ब्रिज वेल्स में एक टूटे दिल के कारण वर्ष के अंत से पहले ही दम तोड़ दिया। तो इस तरह से ये एक बड़ी सफलता रही। हालांकि ये एक अत्यंत कठिन मेकअप था। अगर मैं इसे एक महान अलौकिक रहस्य से संबंधित एक थिएट्रिक शब्द के रूप में इस्तेमाल करूं, या एक अधिक वैज्ञानिक शब्द में कहूं, तो उच्च प्राकृतिक संसार, और इसमें तैयारी करने में उसे पूरी 3 घंटे का समय लग गया। अंत में सब कुछ तैयार था, और वह अपनी उपस्थिति से बहुत प्रसन्न था। उसके कपड़े के साथ जो बड़े चमड़े के घुड़सवारी बूट थे, वे उसके लिए थोड़ा बड़े थे, और वह 2 में से सिर्फ एक घुड़सवारी पिस्तौल ही ढूंढ सका, लेकिन कुल मिलाकर वह पूरी तरह संतुष्ट था। और 1 बजे के 15 मिनट बाद वो वाइनस्कॉटिंग से निकलकर गलियारे में घुस गया। जब वह ट्विंस द्वारा इस्तेमाल किए गए कमरे तक पहुंचा, जिसे मैंने ये उल्लेख करना चाहिए कि इसके हैंगिंग्स के रंग के कारण इसे ब्लू बेड चेंबर कहा जाता था, तो उसने पाया कि दरवाज़ा थोड़ा खुला था। प्रभावशाली प्रवेश करने की इच्छा के साथ उसने दरवाज़ा पूरी तरह से खोला, जब एक भारी पानी की जग ठीक उसके ऊपर गिर गई, जिससे वो पूरी तरह से भीग गया, और उसके बाएं कंधे से महज कुछ इंचों की दूरी पर वह गिरा। उसी क्षण में उसने 4 पोस्ट बेड से आवाजें सुनी, जो हंसी दबाने की आवाजें थीं। उसके तंत्रिका तंत्र पर इतना बड़ा आघात हुआ कि वह अपनी जगह से तुरंत लौटकर अपने कमरे में भाग गया, और अगले दिन वह एक सर्दी के कारण बिस्तर पर पड़ गया।
इस पूरे मामले में उसे जो एकमात्र सांत्वना मिली वह यह थी कि उसने अपना सिर साथ नहीं लाया था, क्योंकि अगर वह अपना सिर लाता तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। अब उसने इस अशिष्ट अमेरिकी परिवार को डराने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी और आमतौर पर वो गलियारों में लिस्ट के चप्पलों में रेंगते हुए अपनी गर्दन के चारों ओर मोटा लाल मफलर लपेटे रहता था ताकि ठंडी हवा से बच सके, और अपने साथ एक छोटी सी आर्कबुस रखता था ताकि अगर जुड़वा भाई उस पर हमला करें तो वो तैयार रहे। उसे जो अंतिम धक्का लगा वो 19 सितंबर को हुआ। वह नीचे बड़े प्रवेश हॉल में गया था, ये महसूस करते हुए कि कम से कम वहां उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मंत्री और उनकी पत्नी की बड़ी सरोनी फोटोग्राफों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने में व्यस्त था, जो अब कैंटरविल परिवार की तस्वीरों की जगह ले चुकी थी। वह साधारण लेकिन सफाई से लंबी चादर में लिपटा हुआ था, जिस पर कब्रिस्तान की मिट्टी के धब्बे थे। उसने अपनी ठोड़ी को पीले कपड़े के एक टुकड़े से बांध रखा था और हाथ में एक छोटी सी लालटेन और एक सेक्टोन की फावड़ा पकड़ रखा था। वास्तव में वह जोना द ग्रेवलेस या चर्चसी बार्न का लाशचोर के पात्र के लिए तैयार था, जो उसके सबसे अद्वितीय अभिनयों में से एक था और जिसे कैंटरविल परिवार को हर कारण से याद रखना पड़ा था, क्योंकि यही उनके पड़ोसी लॉर्ड रफर्ड के साथ उनके झगड़े की असली वजह थी। ये सुबह के लगभग 2:30 बजे का समय था और जैसा कि वो जान सकता था, कोई भी नहीं उठ रहा था। हालांकि जैसे ही वह पुस्तकालय की ओर जा रहा था, ये देखने के लिए कि खून के धब्बे का कोई निशान बचा है या नहीं, अचानक एक अंधेरे कोने से उस पर 2 आकृतियां कूदीं, जिन्होंने अपने सिर के ऊपर अपनी बाहें झुलाते हुए बू चिल्लाया। ये देखकर उसे घबराहट हो गई, जो इस स्थिति में स्वाभाविक थी, और वह सीढ़ियों की ओर दौड़ने लगा, लेकिन वहां वॉशिंगटन ओटिस उसे बड़ी बागवानी सीरिंज के साथ खड़ा मिला, और जब उसे चारों ओर से अपने दुश्मनों से घेर लिया गया था और वह लगभग कॉर्नर्ड महसूस कर रहा था, तो वो बड़े लोहे के स्टोव में गायब हो गया, जो उसकी किस्मत से जलाया नहीं गया था, और उसे चिमनियों और धुएं के रास्ते अपने कमरे तक पहुंचना पड़ा, जहां वह बहुत गंदगी, अव्यवस्था और निराशा की हालत में पहुंचा। इसके बाद वह किसी भी रात्रि अभियान पर फिर कभी नहीं दिखाई दिए। जुड़वा भाइयों ने कई बार उनके लिए घात लगाई और हर रात रास्तों पर अखरोट के छिलके बिखेर दिए, जिससे उनके माता पिता और नौकरों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि उनके जज्बात इतने आहत हो गए थे कि वह फिर कभी दिखाई नहीं दिए। इसके बाद श्रीमान ओटिस ने अपनी बड़ी कृति डेमोक्रेटिक पार्टी के इतिहास पर अपने काम को फिर से शुरू किया, जिस पर वह कुछ वर्षों से काम कर रहे थे। श्रीमती ओटिस ने एक अद्भुत क्लैम्बेक का आयोजन किया, जिसने पूरे काउंटी को चकित कर दिया। लड़कों ने लैक्रोस, यूकर, पोकर और अन्य अमेरिकी राष्ट्रीय खेलों को खेलना शुरू किया, और वर्जीनिया अपनी छोटी सी घोड़ी पर रास्तों पर सवारी करती रहीं। उनके साथ चेशायर के युवा ड्यूक थे, जो अपनी छुट्टियों के आखिरी हफ्ते को कैंटरविल चेस में बिता रहे थे। ये आमतौर पर माना गया कि भूत चला गया था, और वास्तव में श्रीमान ओटिस ने इस संबंध में एक पत्र लॉर्ड कैंटरविल को लिखा, जिनके जवाब में उन्होंने इस खबर से अपनी खुशी व्यक्त की और मंत्री की योग्य पत्नी को अपनी शुभकामनाएं भेजी। हालांकि ओटिस परिवार धोखा खा गया था, क्योंकि भूत अभी भी घर में था, और हालांकि अब वो लगभग एक अस्वस्थ व्यक्ति बन चुका था, फिर भी वो स्थिति को शांत करने के लिए तैयार नहीं था, खासकर जब उसने सुना कि मेहमानों में युवा ड्यूक ऑफ चेशायर भी थे, जिनके दादा चाचा लॉर्ड फ्रांसिस टिल्टन ने एक बार कर्नल कार्बरी के साथ 100 गिनी में शर्त लगाई थी कि वह कैंटरविल भूत के साथ पासा खेलेंगे। और अगले दिन सुबह कार्ड कमरे के फर्श पर इस तरह से बेहोश पाए गए कि वो जीवित रहते हुए भी कभी कुछ नहीं कह पाए, सिवाय डबल सक्सेस के। ये कहानी उस समय अच्छी तरह से जानी जाती थी। हालांकि निश्चित रूप से दोनों कुलीन परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, और इस पूरी घटना का एक विस्तृत विवरण लॉर्ड टैटल की द प्रिंस रीजेंट एंड हिज फ्रेंड्स के 3 खंड में पाया जा सकता है। तो भूत स्वाभाविक रूप से ये दिखाने के लिए बहुत चिंतित था कि उसने स्टिल्टन्स पर अपनी पकड़ नहीं खोई है,
जिनसे वह दूर का संबंधित था, क्योंकि उसका अपना पहला चचेरा भाई सेकंड्स 9 से सियरडे बुलकली से शादी कर चुका था, जिनसे, जैसा कि सभी जानते हैं, चेशायर के ड्यूक्स वंशानुगत रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उसने वर्जीनिया के छोटे प्रेमी को अपनी प्रसिद्ध भूमिका द वैम्पायर मोंक या द ब्लडलैस बेनेडिक्टिन के रूप में दिखाने की व्यवस्था की, जो एक ऐसा प्रदर्शन था कि जब पुरानी लेडी स्टार्टअप ने इसे देखा, जो उसने 1764 के एक विनाशकारी नववर्ष की रात को देखा था, तो वह तीव्र चीखों में चली गई, जो कि तीव्र अपोप्लेक्सी में परिणत हुई और 3 दिनों में मर गई, और कैंटरविल परिवार को वंशजों के रूप में अयोग्य ठहराते हुए अपनी सारी संपत्ति अपने लंदन के औषधि विक्रेता को दे दी। लेकिन अंतिम क्षणों में जुड़वा भाइयों का भय उसे अपने कमरे से बाहर जाने से रोकता रहा, और छोटे ड्यूक ने शाही शयनकक्ष में विशाल पंखदार छतरी के नीचे शांति से सोते हुए वर्जीनिया के बारे में सपने देखे। चैप्टर 5। कुछ दिन बाद वर्जीनिया और उसकी घुंघराले बालों वाली घुड़सवार ब्रोकली के मैदानी इलाकों में सवारी करने गए, जहां उसने एक झाड़ी के बीच से निकलते हुए अपनी आदत इतनी बुरी तरह से फाड़ दी कि घर लौटते समय उसने तय किया कि वह पीछे के सीढ़ी से ऊपर जाएगी, ताकि कोई उसे न देखे। जैसे ही वो टेपेस्ट्री कक्ष के पास दौड़ते हुए गुजरी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, उसने सोचा कि अंदर कोई है, और ये सोचते हुए कि यह उसकी माँ की नौकरानी है, जो कभी कभी अपना काम वहां लाती थी। उसने अंदर जाकर उससे अपनी आदत को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन उसकी बहुत बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये कैंटरविल भूत स्वयं था। वह खिड़की के पास बैठा हुआ था, पीड़ित पीले पेड़ों के टूटे हुए सोने को हवा में उड़ते हुए और लाल पत्तियों को लंबी सड़क के नीचे पागलपन से नाचते हुए देख रहा था। उसका सिर उसके हाथ पर झुका हुआ था, और उसकी पूरी मुद्रा अत्यधिक निराशा की थी। वास्तव में वो इतना उदास और इतना जर्जर लग रहा था कि छोटी वर्जीनिया, जिसका पहला विचार उसे देखकर भाग जाना और अपने कमरे में लॉक कर लेना था, दया से भर गई, और उसने उसे सांत्वना देने का निश्चय किया। उसकी कदमों की हलचल इतनी हल्की थी और उसकी उदासी इतनी गहरी कि उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो वहाँ है, जब तक कि वर्जीनिया ने उससे बात नहीं की। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, उसने कहा, लेकिन मेरे भाई कल एटन लौट रहे हैं, और फिर अगर तुम ठीक से बर्ताव करोगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मुझे ठीक से बर्ताव करने के लिए कहने की बात मूर्खतापूर्ण है। उसने हैरान होकर उस प्यारी सी लड़की को देखा जिसने उसे संबोधित किया था। ये पूरी तरह से मूर्खता है। मुझे अपनी ज़ंजीरों की आवाज़ करनी होगी, और चाबी के छेद से कराहना होगा, और रात में चलना होगा, अगर तुम यही कह रहे हो। यही मेरी अस्तित्व की एकमात्र वजह है। ये अस्तित्व की कोई वजह नहीं है, और तुम जानते हो कि तुम बहुत बुरे थे। मिसेज उम्नी ने हमें, जब हम यहाँ पहले दिन आए थे, बताया था कि तुमने अपनी पत्नी को मार डाला था। ठीक है, मैं इसे पूरी तरह से मानता हूँ, भूत ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, लेकिन यह एक पारिवारिक मामला था, और इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं था। किसी को मारना बहुत गलत है, वर्जीनिया ने कहा, जिसमें कभी कभी एक मीठा प्यूरिटन गंभीरता होती थी, जो शायद किसी पुराने न्यू इंग्लैंड पूर्वज से मिली थी। ओह, मुझे निराकार नैतिकता की सस्ती कठोरता से नफरत है। मेरी पत्नी बहुत साधारण थी, कभी मेरी रफ्स सही से स्टार्च नहीं करती थी, और खाना पकाने के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तुम जानते हो, मैंने हॉगली वुड्स में एक मृग मारा था, एक शानदार क्रिकेट, और क्या तुम जानते हो उसने उसे टेबल पर कैसे भेजा? खैर, अब कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब खत्म हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि उसके भाइयों को मुझे भूखों मारना बहुत अच्छा था। हालांकि मैंने उसे मारा। तुम्हें भूखा मार दिया? ओह, मिस्टर भूत, मेरा मतलब है सर साइमन, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास एक सैंडविच है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? नहीं, धन्यवाद, अब मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन ये बहुत दयालु है तुम्हारा, और तुम अपने सारे घृणित, रूखे, घमंडी, बेईमान परिवार से कहीं बेहतर हो। रुको, वर्जीनिया ने अपने पैर पटकते हुए कहा, तुम ही है जो अशिष्ट, घिनौने और घटिया हो, और जहाँ तक बेईमानी का सवाल है,
तुम जानते हो कि तुमने मेरे बॉक्स से रंग चुराए थे ताकि उस मूर्खतापूर्ण खून के धब्बे को लाइब्रेरी में सुधार सको। पहले तुमने मेरी सारी लाल रंगों को ले लिया, जिनमें से भी वर्मिलियन था, और मैं और कोई सूर्यास्त नहीं बना सकी। फिर तुमने एमराल्ड ग्रीन और क्रोमेलो ले लिया, और आखिरकार मेरे पास केवल इंडिगो और चीनी सफ़ेद ही बची रही, और मैं केवल चांदनी रात के दृश्य बना सकती थी, जो हमेशा देखने में उदासीन होते हैं, और उन्हें पेंट करना भी बिल्कुल आसान नहीं होता। मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया, हालांकि मैं बहुत परेशान थी, और यह सब बेहद मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि किसने कभी सुना है कि एमराल्ड ग्रीन खून हो सकता है? खैर, सचमुच, भूत ने थोड़ी नम्रता से कहा, मैं क्या करता? आजकल असली खून पाना बहुत मुश्किल है, और जैसा कि तुम्हारे भाई ने सब कुछ शुरू किया था अपने पैरागन डिटर्जेंट के साथ, मुझे सच में कोई कारण नहीं दिखा कि मैं तुम्हारे रंगों का उपयोग न करूं। जहां तक रंग की बात है, वो हमेशा स्वाद का मामला होता है। उदाहरण के लिए, कैंटरविल्स का खून नीला है, इंग्लैंड में सबसे नीला। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अमेरिकन लोग इस तरह की चीजों को नहीं पसंद करते। तुम कुछ भी नहीं जानते, और सबसे अच्छा काम जो तुम कर सकते हो, वो है प्रवास करना और अपनी सोच में सुधार करना। मेरे पिता तुम्हें एक मुफ्त यात्रा देने में बहुत खुश होंगे, और भले ही हर तरह की आत्माओं पर भारी शुल्क हो, कस्टम हाउस में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वहां के अधिकारी सभी डेमोक्रेट्स हैं। एक बार न्यूयॉर्क पहुंचने पर तुम निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता बन जाओगे। मैं वहां बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो $100,000 देंगे एक दादा पाने के लिए, और उससे भी ज्यादा एक पारिवारिक भूत के लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे अमेरिका पसंद आएगा, शायद इसलिए क्योंकि हमारे पास न तो खंडहर हैं और न ही अजीबोगरीब चीजें। वर्जीनिया ने उपहास में कहा। नहीं खंडहर, नहीं अजीबोगरीब चीजें, भूत ने उत्तर दिया। तुम्हारे पास तो नौसेना और तुम्हारे आचार व्यवहार है। शुभ संध्या। मैं पापा से कहने जाती हूँ कि जुड़वा बच्चों को एक और सप्ताह की छुट्टी दिलवाएं। कृपया मत जाओ, मिस वर्जीनिया, उसने पुकारा। मैं बहुत अकेला और बहुत दुखी हूँ, और सचमुच मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन सो नहीं सकता। ये बिल्कुल बेकार है। तुम्हें बस बिस्तर पर जाना है और मोमबत्ती बुझानी है। कभी कभी सोते रहना मुश्किल होता है, खासकर चर्च में, लेकिन सोने में कोई कठिनाई नहीं होती। देखो, यहाँ तक कि बच्चे भी ये करना जानते हैं, और वे बहुत होशियार नहीं होते। मैं 300 साल से नहीं सोया, उसने दुखी होकर कहा, और वर्जीनिया की खूबसूरत नीली आंखें आश्चर्य से खुली। 300 साल से मैं सो नहीं सका, और मैं बहुत थक गया हूँ। वर्जीनिया गंभीर हो गई, और उसके छोटे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कांपने लगे। वह उसकी ओर बढ़ी, और उसके पास घुटने के बल बैठकर उसके बूढ़े सूखे चेहरे की ओर देखा। गरीब, गरीब भूत, उसने मुरमुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है? बिल्कुल दूर, देवदार के जंगलों के पार, उसने धीमी, स्वप्निल आवाज में उत्तर दिया। वहां एक छोटा सा बगीचा है। वहां घास लंबी और गहरी होती है। वहां हेमलॉक के फूलों के बड़े सफेद तारे होते हैं। वहां नाइटिंगेल सारी रात गाता है। पूरी रात वह गाता है, और ठंडी, क्रिस्टल जैसी चांदनी उसे देखती है, और यू ट्री अपने विशाल हाथ सोने वालों के ऊपर फैलाता है। वर्जीनिया की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं, और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। तुम मरण के बगीचे की बात कर रहे हो? उसने फुसफुसाया। हाँ, मरण। मरण कितना सुंदर होना चाहिए। मुलायम भूरे मिट्टी में लेटना, सिर के ऊपर घास की लहरों को देखना, और मौन को सुनना। न कोई कल, न कोई कल। समय को भूलना, जीवन को माफ करना, और शांति पाना। तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम मुझसे मरण के घर के द्वार खोल सकती हो, क्योंकि प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है, और प्रेम मरण से भी ज्यादा ताकतवर है। वर्जीनिया कांप उठी, और एक ठंडी सहरन उसके शरीर में दौड़ गई, और कुछ समय के लिए चुप्पी छा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक भयानक सपना देख रही हो। तभी भूत फिर बोला, और उसकी आवाज हवा के आह भरने जैसी सुनाई दी।
क्या तुमने कभी पुस्तकालय की खिड़की पर वह पुरानी भविष्यवाणी पढ़ी है? ओह, अक्सर, छोटी लड़की चिल्लाई, ऊपर देखते हुए। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ये अजीब काले अक्षरों में लिखी गई है और पढ़ना मुश्किल है। इसमें केवल 6 पंक्तियां हैं। जब एक सुनहरी लड़की पाप के होठों से प्रार्थना जीत सकती है, जब बाज बादाम फलता है और एक छोटा बच्चा अपने आंसू दे देता है, तब घर में शांति छा जाएगी और कैंटरविल में शांति आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, उसने दुखी होकर कहा, कि तुम्हें मेरे पापों के लिए मुझसे आंसू बहाने होंगे, क्योंकि मेरे पास आंसू नहीं है, और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि मेरे पास विश्वास नहीं है। और फिर, यदि तुम हमेशा मीठी, अच्छी और कोमल रही हो, तो मरण के देवदूत मुझ पर दया करेंगे। तुम अंधेरे में डरावनी आकृतियां देखोगी और दुष्ट आवाजें तुम्हारे कानों में फुसफुसाएंगी, लेकिन वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि एक छोटे बच्चे की शुद्धता के सामने नरक की शक्तियां कभी नहीं जीत सकती। वर्जीनिया ने कोई उत्तर नहीं दिया, और भूत ने निराशा में अपने हाथ मरोड़ते हुए उसकी झुकी हुई सुनहरी सिर की ओर देखा। अचानक वह बहुत हल्की और अजीब सी रोशनी वाली आंखों के साथ खड़ी हो गई। मैं डरती नहीं हूँ, उसने दृढ़ता से कहा, और मैं देवदूत से तुम्हारे लिए दया की प्रार्थना करूंगी। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, खुशी की हल्की चीख के साथ, और उसका हाथ पकड़कर पुराने जमाने के तरीके से उसे चूमा। उसके उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसके होठ आग की तरह जल रहे थे। लेकिन वर्जीनिया डिगी नहीं जब वह उसे धुंधले कमरे से पार कर रहा था। फिकी हरी बनावट पर छोटे छोटे शिकारियों के चित्र थे। वे अपने दस्तावेजी सींग बजा रहे थे और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उसे वापस जाने के लिए संकेत कर रहे थे, वापस जाओ छोटी वर्जीनिया, वे चिल्लाए, वापस जाओ। लेकिन भूत ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भयानक जानवरों के चित्र, जिनकी पूंछ छिपकली जैसी थी और आंखें चश्मे जैसी थी, चूल्हे के ऊपर से उसकी ओर घूर रहे थे और फुसफुसा रहे थे, सावधान छोटी वर्जीनिया, सावधान। हम तुम्हें फिर कभी नहीं देख सकते। लेकिन भूत और तेजी से बढ़ता गया, और वर्जीनिया ने ध्यान नहीं दिया। जब वे कमरे के अंत में पहुंचे तो वह रुक गया और कुछ शब्द बड़बड़ाए, जिन्हें वह समझ नहीं सकी। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि दीवार धीरे धीरे धुंध की तरह फीकी पड़ रही है, और सामने एक बड़ा काला गुफा था। एक तीव्र ठंडी हवा उनके चारों ओर बह रही थी, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पोशाक को खींच रहा हो। जल्दी, जल्दी, भूत चिल्लाया, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और एक पल में वुडन पैनलिंग उनके पीछे बंद हो गई और टेपेस्ट्री चैम्बर खाली हो गया। चैप्टर 6। लगभग 10 मिनट बाद चाय का घंटा बजा, और जैसे ही वर्जीनिया नीचे नहीं आई, श्रीमती ओटिस ने एक फुटमैन को ऊपर भेजा ताकि वह उसे बता सके। कुछ समय बाद वो वापस आया और कहा कि वो कहीं भी मिस वर्जीनिया को नहीं ढूंढ पाया। चूंकि वो हर शाम बगीचे में जाकर रात के खाने की मेज के लिए फूल लेने जाती थी, इसलिए श्रीमती ओटिस को पहले कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन जब 6 बजे का समय हुआ और वर्जीनिया नहीं आई, तो वो वास्तव में घबराई और लड़कों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया, जबकि खुद वह और श्रीमान ओटिस घर के हर कमरे में तलाश करने लगे। 6:30 बजे लड़के वापस आए और कहा कि वे अपनी बहन का कहीं भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। अब वे सबसे बड़ी घबराहट की स्थिति में थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। जब श्रीमान ओटिस को अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक गिप्सी बैंड को पार्क में कैंप करने की अनुमति दी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ब्लैकफेल होलोज के लिए रवाना होने का निर्णय लिया, जहां वह जानते थे कि वे लोग थे, अपने सबसे बड़े बेटे और 2 खेत के सेवकों के साथ। छोटे ड्यूक ऑफ चेशायर, जो चिंता से पूरी तरह से पागल हो गए थे, उन्हें भी साथ जाने की जिद की, लेकिन श्रीमान ओटिस ने उन्हें नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई झगड़ा हो सकता है। हालांकि जब वे उस जगह पहुंचे तो पाया कि गिप्सी लोग जा चुके थे, और यह स्पष्ट था कि उनकी विदाई काफी अचानक थी, क्योंकि आग अभी भी जल रही थी और घास पर कुछ प्लेटें पड़ी थी।
उन्होंने वाशिंगटन और 2 आदमी को इलाके में ढूंढने भेजा और फिर घर वापस दौड़े और जिले के सभी पुलिस निरीक्षकों को एक तार भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि एक छोटी लड़की को घुमंतू या गिप्सियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने घोड़े को तैयार करने का आदेश दिया और ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनकी पत्नी और तीनों लड़के डिनर के लिए बैठ गए थे, वे एक गोरे के साथ एस्कॉट रोड की ओर रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने मुश्किल से 2 मील का रास्ता तय किया था कि उन्होंने किसी को अपने पीछे घोड़े की टापों की आवाज सुनकर देखा और मुड़कर देखा तो छोटे ड्यूक को अपने प्योन पर आते हुए देखा। उसका चेहरा बहुत लाल था और सिर पर कोई हैट नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है, श्री ओटिस, लड़के ने हांफते हुए कहा, लेकिन जब तक वर्जीनिया खोई हुई है, मैं कोई डिनर नहीं खा सकता। कृपया मुझसे नाराज मत होना। अगर आप हमें पिछले साल सगाई करने देते तो ये सारी परेशानी कभी नहीं होती। आप मुझे वापस नहीं भेजेंगे, है ना? मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं जाऊंगा। मंत्री ने उस खूबसूरत युवा लड़के को मुस्कराते हुए देखा और वर्जीनिया के प्रति उसकी निष्ठा को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने अपने घोड़े से झुककर उसे प्यार से कंधे पर थपथपाया और कहा, ठीक है, सीसिल, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे एस्कॉट में तुम्हारे लिए एक हैट लेनी होगी। हे भगवान, मेरी टोपी! मुझे वर्जीनिया चाहिए, छोटे ड्यूक ने हंसते हुए कहा, और वे रेलवे स्टेशन की ओर दौड़े। वहां श्री ओटिस ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या किसी ने वर्जीनिया के बारे में जानकारी दी है, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिली। हालांकि स्टेशन मास्टर ने लाइन के दोनों ओर तार भेजे और उन्हें यकीन दिलाया कि वर्जीनिया के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके बाद छोटे ड्यूक के लिए एक टोपी खरीदने के बाद, जो एक लिनन ड्रेसर से खरीदी गई थी और जो अभी अपनी दुकान बंद कर रहा था, श्री ओटिस बेक्सली नामक गांव की ओर रवाना हो गए, जो लगभग 4 मील दूर था और जिसे गिप्सियों का प्रमुख ठिकाना माना जाता था, क्योंकि इसके पास एक बड़ा कॉमन था। यहाँ उन्होंने ग्रामीण पुलिस वाले को जगाया, लेकिन उससे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद वे पूरे कॉमन में घुमा और फिर अपने घोड़ों को घर की ओर मोड़ लिया और लगभग 11 बजे चेस हाउस पहुंचे, पूरी तरह थके और लगभग दिल टूटे हुए। उन्होंने वॉशिंगटन और जुड़वा बच्चों को गेट हाउस में लैंप के साथ इंतजार करते पाया, क्योंकि एवेन्यू बहुत अंधेरा था। वर्जीनिया का कोई भी पता नहीं चला था। गिप्सियों को ब्रॉक्सली मैदानों में पकड़ा गया था, लेकिन वह उनके साथ नहीं थी, और उन्होंने अपनी अचानक डिपार्चर को इस कारण से समझाया कि उन्होंने चॉटन मेले की तारीख गलत समझ ली थी और वे जल्दी में चले गए थे ताकि वे देर न हो जाए। वास्तव में वे वर्जीनिया के गायब होने पर बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वे श्री ओटिस के आभारी थे, जिन्होंने उन्हें अपने पार्क में कैंप करने की अनुमति दी थी, और उनके 4 सदस्य खोज में मदद करने के लिए पीछे रह गए थे। कारपॉन्ड को खंगाला गया था और पूरे चेस का बारीकी से निरीक्षण किया गया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ये स्पष्ट था कि कम से कम उस रात के लिए वर्जीनिया उनसे खो चुकी थी, और ये गहरी निराशा की स्थिति में था कि श्री ओटिस और बच्चे घर की ओर बढ़े, और घोड़े और पोनी के साथ नौकर पीछे पीछे आ रहे थे। हॉल में उन्हें डर से भरे हुए नौकरों का एक समूह मिला, और लाइब्रेरी में सोफे पर पड़ी हुई थी गरीब श्रीमती ओटिस, जो डर और चिंता से लगभग पागल हो चुकी थी, और पुराने हाउसकीपर द्वारा उनके माथे को एउडिकोलोन से पोंछा जा रहा था। श्री ओटिस ने तुरंत उन्हें कुछ खाने के लिए कहा और पूरी पार्टी के लिए रात का खाना मंगवाया। ये एक उदासीन भोजन था, क्योंकि शायद ही कोई बोला, और यहाँ तक कि जुड़वा भी बहुत डर के मारे शांत थे, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब उन्होंने भोजन समाप्त किया, श्री ओटिस ने छोटे ड्यूक की प्रार्थनाओं के बावजूद उन्हें सभी को बिस्तर पर भेजने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि उस रात और कुछ नहीं किया जा सकता था, और सुबह वे स्कॉटलैंड यार्ड को टेलीग्राम भेजकर तुरंत कुछ जासूस भेजने के लिए कहेंगे। जैसे ही वे डाइनिंग रूम से बाहर जा रहे थे, घड़ी टावर से आधी रात की घंटी गूंजी, और जैसे ही आखिरी घंटी की आवाज सुनाई दी, उन्होंने एक दुर्घटना की आवाज सुनी और एक अचानक तीव्र चीख, घर को एक भयंकर गरज ने हिलाया।
एक अजीब सी संगीत की धारा हवा में बहने लगी। सीढ़ियों के शीर्ष पर एक पैनल जोर से खुला और वहां पर लैंडिंग पर, बहुत पेल और सफेद दिखती हुई, अपने हाथ में एक छोटी सी पेटी पकड़े हुए वर्जीनिया बाहर निकली। एक पल में वे सभी उसके पास दौड़े। श्रीमती ओटिस ने उसे अपनी बाहों में जोर से पकड़ लिया। ड्यूक ने उसे जबरदस्ती चूम लिया और जुड़वा बच्चों ने उस समूह के चारों ओर एक उन्मादी युद्ध नृत्य किया। हे भगवान! बच्ची, तुम कहाँ गई थी? मिस्टर ओटिस ने थोड़े गुस्से में कहा, ये सोचते हुए कि वो शायद उन पर कोई मूर्खता कर रही थी। सीसिल, और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए देश भर में सवारी की है, और तुम्हारी माँ तो डर के मारे मरी जा रही थी। तुम्हें अब ये मजाक नहीं करना चाहिए। भूत पर छोड़ दो, भूत पर छोड़ दो, जुड़वा बच्चों ने चिल्लाया, जबकि वे इधर-उधर उछल कूद कर रहे थे। मेरी प्यारी, भगवान का शुक्र है कि तुम मिल गई। अब तुम कभी भी मेरे पास से दूर मत जाना, मिसेस ओटिस ने कहा, और कांपते हुए बच्चे को चूमते हुए उसके सोने के बालों को संवारने लगी। पापा, वर्जीनिया ने शांति से कहा, मैं भूत के पास थी। वह मर चुका है और आपको उसे देखना चाहिए। वह बहुत बुरा था, लेकिन वो सच में अपनी सारी गलतियों के लिए खेदित था, और मरने से पहले उसने मुझे ये सुंदर गहनों का डिब्बा दिया। पूरी परिवार चुपचाप हैरान होकर उसे देखने लगा, लेकिन वो बिल्कुल गंभीर थी, और मुड़ते हुए उसने उन्हें एक संकरे, गुप्त मार्ग से होते हुए एक बड़ी ओक की दरवाजे तक ले गई। वॉशिंगटन उनके पीछे एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आया, जो उसने मेज से उठाई थी। अंततः वे एक बड़े ओक के दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर जंग लगे कील लगे थे। जैसे ही वर्जीनिया ने इसे छुआ, वो भारी हिंजों पर वापस मुड़ गया, और वे खुद को एक छोटे, नीच कमरे में पाए, जिसकी छत गोलाकार थी और एक छोटा ग्रेटेड खिड़की था। दीवार में एक बड़ा लोहा का छल्ला लगा हुआ था, और उसमें एक कांपता हुआ कंकाल जंजीरों से बंधा हुआ था, जो पूरी लंबाई तक पत्थर की जमीन पर पड़ा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी लंबी हड्डी रहित अंगुलियों से एक पुराना ट्रेंचर और पानी का बर्तन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो उसकी पहुंच से बाहर रखा गया था। बर्तन शायद कभी पानी से भरा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर हरा मोल्ड जम चुका था। ट्रेंचर पर केवल धूल की ढेर पड़ी हुई थी। वर्जीनिया कंकाल के पास घुटने के बल बैठी और अपने छोटे हाथ जोड़कर चुपचाप प्रार्थना करने लगी, जबकि बाकी लोग उस भयंकर त्रासदी के राज को देखकर हैरान थे, जिसका अब पर्दा उठ चुका था। हेलो, अचानक एक जुड़वा बच्चा बोला, जो खिड़की से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कमरा घर के किस हिस्से में स्थित है। हेलो, बूढ़ा सूखा हुआ बादाम का पेड़ फूलने लगा है। मुझे चांदनी में फूल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर ने उसे माफ कर दिया है, वर्जीनिया ने गंभीरता से कहा, जैसे ही वो खड़ी हुई, और एक सुंदर रोशनी ने उसकी चेहरे को उज्जवल कर दिया। तुम कितनी परी जैसी हो, युवक ड्यूक ने कहा, और उसने अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाला और उसे चूमा। चैप्टर 7। इन अजीब घटनाओं के 4 दिन बाद, रात के लगभग 11 बजे, कैंटविल चेस से एक अंतिम संस्कार शुरू हुआ। शवयात्रा 8 काले घोड़ों द्वारा खींची जा रही थी, जिनमें से हर एक के सिर पर बड़े बड़े नाचते हुए शुतुरमुर्ग के पंख लगे थे, और सीसा से बनी ताबूत पर एक समृद्ध बैंगनी रंग का कंबल डाला गया था, जिस पर सोने में कैंटविल के कोट फार्म्स कढ़े हुए थे। शवयात्रा और गाड़ियों के साथ सेवक जलते हुए मशालों के साथ चल रहे थे, और पूरी प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली थी। लॉर्ड कैंटविल मुख्य शोककर्ता थे, जिन्होंने विशेष रूप से वेल्स से आकर अंतिम संस्कार में भाग लिया था, और पहले रथ में छोटी वर्जीनिया के साथ बैठे थे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के मंत्री और उनकी पत्नी, फिर वाशिंगटन और 3 लड़के आए, और आखिरी रथ में मिसेज उम्नी थीं। ये सामान्य रूप से महसूस किया गया था कि चूंकि वह अपने जीवन के 50 वर्षों से भूत से डरती रही थीं, उन्हें उसका अंतिम दर्शन करने का अधिकार था। चर्चयार्ड के कोने में पुराने यू ट्री के ठीक नीचे एक गहरी कब्र खोदी गई थी, और सेवा को रेव ऑगस्टस डैम्पियर द्वारा अत्यंत प्रभावशाली तरीके से पढ़ा गया। जब समारोह समाप्त हुआ,
तो कैंटरविल परिवार में प्रचलित एक पुरानी परंपरा के अनुसार सेवकों ने अपनी मशालें बुझा दी, और जैसे ही ताबूत को कब्र में उतारा जा रहा था, वर्जीनिया आगे बढ़ी और उस पर सफ़ेद और गुलाबी बादामी फूलों से बना एक बड़ा क्रॉस रख दिया। जैसे ही उसने यह किया, चांद एक बादल से बाहर आया और अपनी मूक चांदी से छोटे चर्चियार को रोशन किया, और एक दूर के झाड़ी से एक बुलबुल ने गाना शुरू कर दिया। उसे भूत का मृत्यु के बाग का वर्णन याद आया। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं, और घर की ओर वापसी के दौरान वह मुश्किल से एक शब्द भी बोली। अगले दिन सुबह लॉर्ड कैंटरविल को लंदन जाने से पहले मिस्टर ओटिस ने उनसे उन गहनों के बारे में बातचीत की जिन्हें भूत ने वर्जीनिया को दिए थे। वे बिल्कुल शानदार थे, खासकर एक निश्चित रूबी हार जो पुराने वेनेटियन सेटिंग में था, जो सच में 16वीं सदी के काम का एक अद्भुत उदाहरण था, और उनका मूल्य इतना अधिक था कि मिस्टर ओटिस को अपनी बेटी को इन्हें स्वीकार करने की अनुमति देने में काफी संकोच हो रहा था। माय लॉर्ड, उन्होंने कहा, मुझे पता है कि इस देश में मृत्युलेख भूमि के साथ साथ आभूषणों पर भी लागू होता है, और ये मेरे लिए स्पष्ट है कि ये गहने आपके परिवार की धरोहर होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन्हें लंदन ले जाएं, और इन्हें बस आपके संपत्ति के हिस्से के रूप में देखें, जिन्हें कुछ अजीब शर्तों के तहत आपको फिर से वापस कर दिया गया है। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, वह अभी केवल एक बच्ची है, और मुझे खुशी है कि उसे अभी तक ऐसी विलासिता के आभूषणों में कोई विशेष रुचि नहीं है। मुझे ये भी बताया गया है मिसेज ओटिस द्वारा, जो कला पर एक अच्छी जानकार है, जिन्होंने अपनी किशोरावस्था में बोस्टन में कई सर्दियां बिताई थीं, कि ये रत्न अत्यधिक मूल्यवान हैं, और यदि इनकी बिक्री की जाए तो ये एक ऊंची कीमत पर बिक सकते हैं। इन परिस्थितियों में लॉर्ड कैंटरविल, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझेंगे कि मेरे लिए इन्हें मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास रखना असंभव होगा, और वास्तव में ऐसी सभी बेकार आभूषण और खिलौने, चाहे ब्रिटिश अभिजात वर्ग की गरिमा के लिए उपयुक्त या आवश्यक हों, उन लोगों के बीच पूरी तरह से अनुपयुक्त होंगे जो गणराज्य की सादगी के कठोर और मुझे विश्वास है कि अमर सिद्धांतों पर पले बढ़े हैं। शायद मुझे ये उल्लेख करना चाहिए कि वर्जीनिया इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि आप उसे उस बॉक्स को अपने दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन भटकावपूर्ण पूर्वज की याद के रूप में रखने की अनुमति दे। चूंकि ये बहुत पुराना है और परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा टूट-फूट का शिकार हो चुका है, आप शायद इसे उसकी विनती के अनुसार रखने का विचार करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि मेरी एक संतान किसी भी रूप में मध्यकालीनता के प्रति सहानुभूति दिखा रही है, और इसे केवल इस तथ्य से ही समझा सकता हूँ कि वर्जीनिया आपके लंदन के एक उपनगर में जन्मी थी, जब श्रीमती ओटिस एथेंस से यात्रा करके लौटी थी। लॉर्ड कैंटरविले ने मंत्री महोदय के भाषण को बहुत गंभीरता से सुना, बीच बीच में अपनी धूसर मूंछों को घिसते हुए, ताकि अनजाने में मुस्कुराहट छुपा सकें, और जब श्री ओटिस ने अपना भाषण समाप्त किया तो उन्होंने उन्हें हार्दिक रूप से हाथ मिलाया और कहा, मेरे प्रिय श्रीमान, आपकी प्यारी छोटी बेटी ने मेरे दुर्भाग्यपूर्ण पूर्वज सर साइमन को एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की, और मैं और मेरा परिवार उसके अद्वितीय साहस और हिम्मत के लिए उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। रत्न स्पष्ट रूप से उसके हैं, और भगवान की कसम, मुझे विश्वास है कि अगर मैं दिल से निष्ठुर होता और उनसे उन्हें छीनता, तो वह दुष्ट पुराना आदमी 2 हफ्ते में अपनी कब्र से बाहर आ जाता और मुझे अजीब तरह से परेशान करता। जहाँ तक उनका पारिवारिक धरोहर होने का सवाल है, कुछ भी धरोहर नहीं होता जब तक कि उसे वसीयत या कानूनी दस्तावेज में इस रूप में उल्लेखित न किया गया हो, और इन रत्नों का अस्तित्व पूरी तरह से अज्ञात था। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मुझे इन पर उतना ही अधिकार है जितना आपके बटलर को है, और जब मिस वर्जीनिया बड़ी होंगी तो मुझे यकीन है कि वह पहनने के लिए सुंदर चीजें पाने पर प्रसन्न होंगी। इसके अलावा आप भूल जाते हैं श्री ओटिस कि आपने फर्नीचर और भूत को एक मूल्यांकन पर लिया था, और जो कुछ भी भूत का था वह तुरंत आपके कब्जे में आ गया, क्योंकि चाहे सर साइमन ने रात में गलियारे में कितनी भी हलचल की हो, कानूनी दृष्टिकोण से वो वास्तव में मृत थे,
और आपने उनकी संपत्ति को खरीदने के द्वारा हासिल किया। मिस्टर ओटिस को लॉर्ड कैंटरविले के इनकार से काफी दुख हुआ और उन्होंने उनसे अपना निर्णय फिर से विचार करने की प्रार्थना की, लेकिन अच्छे स्वभाव वाले पियर ने पूरी तरह से अपनी बात रखी और अंत में मंत्री को ये मानने के लिए मना लिया कि उनकी बेटी उस उपहार को बनाए रखे जो भूत ने उसे दिया था। और जब 1890 की गर्मियों में युवा डचेस ऑफ चेशायर को उनकी शादी के मौके पर महारानी के पहले ड्राइंग रूम में पेश किया गया, तो उनके गहनों की हर जगह सराहना की गई, क्योंकि वर्जीनिया को वह ताज मिला जो सभी अच्छी छोटी अमेरिकन लड़कियों को मिलता है, और वह अपने बाल प्रेमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई जब वह बड़े हुए। वे दोनों इतने आकर्षक थे और वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हर कोई इस मिलन से खुश था, सिवाय पुरानी मार्चिनेस ऑफ डम्बल्टन के, जिन्होंने ड्यूक को अपनी 7 अविवाहित बेटियों में से किसी के लिए पकड़ने की कोशिश की थी और इसके लिए 3 महंगे डिनर पार्टी भी दी थी। और अजीब बात यह थी कि मिस्टर ओटिस खुद भी। मिस्टर ओटिस को व्यक्तिगत रूप से युवा ड्यूक से बहुत प्यार था, लेकिन सिद्धांत रूप में वह उपाधियों के खिलाफ थे, और अपने शब्दों में कहें तो उन्हें ये चिंता थी कि कहीं सुखसाधक अभिजात वर्ग के प्रभाव में गणराज्य की सरलता के असली सिद्धांत भूल न जाएं। हालांकि उनकी आपत्तियां पूरी तरह से खारिज कर दी गईं, और मुझे विश्वास है कि जब वो सेंट जॉर्ज, हैनोवर स्क्वायर के आयल से चलते हुए अपनी बेटी के साथ आर्म में थे, तो इंग्लैंड में कोई भी व्यक्ति उनसे ज्यादा गर्वित नहीं था। ड्यूक और डचेस हनीमून के बाद कैंटरविले चेस में गए, और उनके आगमन के अगले दिन वे दोपहर में अकेले चर्चयार्ड में चले गए, जो पाइन के जंगलों के पास था। पहले सर साइमन की समाधि पर शिलालेख को लेकर बहुत कठिनाई हुई थी, लेकिन अंत में ये तय किया गया कि उस पर केवल उस पुराने सज्जन का नाम और पुस्तकालय की खिड़की से शेर अंकित किया जाएगा। डचेस ने कुछ खूबसूरत गुलाब लाए थे, जिन्हें उन्होंने कब्र पर बिखेरा, और जब वे कुछ समय तक वहां खड़े रहे तो वे पुराने अभय के नष्ट हुए चांसल में चले गए। वहां डचेस एक गिरे हुए खंभे पर बैठ गई, जबकि उनके पति उनके पैरों में लेटकर सिगरेट पी रहे थे और उनकी खूबसूरत आंखों को देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी सिगरेट फेंकी, उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहा, वर्जीनिया, एक पत्नी को अपने पति से कोई राज नहीं रखना चाहिए। प्रिय सीसिल, मेरे पास तुमसे कोई राज नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ भूत के साथ बंद होने पर क्या हुआ था। मैंने कभी किसी से नहीं बताया, सीसिल, वर्जीनिया ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे बता सकती हो। कृपया मुझसे मत पूछो, सीसिल, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। गरीब सर साइमन, मैं उसका बहुत कुछ कर्जी हूँ। हाँ, हंसो मत, सीसिल, मैं सच में करती हूँ। उसने मुझे दिखाया कि जीवन क्या है, मृत्यु का क्या मतलब है, और प्रेम दोनों से मजबूत क्यों है। ड्यूक उठे और अपनी पत्नी को स्नेहपूर्वक चूमा। तुम्हारा राज तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा दिल मेरे पास है, उन्होंने धीमे से कहा। तुमने हमेशा वह दिल दिया है, सीसिल, और तुम हमारे बच्चों को कभी न कभी बता दोगी, है ना? वर्जीनिया शर्मा गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।